अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। इसको हम मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस बुक के अंदर फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड और बाकी बोर्ड के कंटेंट को इकट्ठा कर दिया गया है ताकि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। ये वो सारे के सारे कोर्स कंटेंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और ये बुक किप्स एकेडमी की बुक है और वीडियो क्रेडिट किप्स एकेडमी को ही जाता है। आप इस बुक को किप्स एकेडमी से परचेज भी कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस। बायो एनर्जेटिक्स की हम बात करते हैं तो कोई भी जिंदा जानदार ग्रो नहीं कर सकता एनर्जी की सप्लाई के बगैर। तो जानदारों में मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन होगी क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन। इसे हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब जमीन के ऊपर एनर्जी का जरिया क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको शुगर की शक्ल में स्टोर किया जाता है। अब ज़मीन पर अब इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ज़मीन पर जब फोटोसिंथेसिस शुरू हुई तो आस्ता आस्ता ऑक्सीजन इकट्ठा होना शुरू हो गई। जब बहुत सारी फ्री ऑक्सीजन हो गई तो तब फिर सेलुलर रेस्पिरेशन इवॉल्व हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, यानी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। उस एनर्जी से एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि सेल एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। अब एटीपी एक केमिकल लिंक है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान। क्यों? देखें, कैटाबोलिज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को तोड़कर एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। अब सेल क्या करता है? एनाबोलिज्म के दौरान एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने कार्बोहाइड्रेट, अपनी प्रोटीन और अपने लिपिड्स बनाता है छोटे मॉलिक्यूल से। तो यानी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान केमिकल लिंक क्या हुआ? एटीपी। एटीपी की मदद से ये दोनों प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड कार्बन के और हाइड्रोजन के, इनको कन्वर्ट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के अंदर, और इसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है इस सारे प्रोसेस को चलाने के लिए। तो लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसी वजह से इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इसका रिएक्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है ग्लूकोज के अंदर, जबकि वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन के अंदर। तो जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, इसके रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट आ जाती है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ जाती है। अगर हम देखें तो वाटर दोनों तरफ अपीयर हो रहा है, एक तरफ 12 वाटर के मॉलिक्यूल और एक तरफ 6 वाटर के मॉलिक्यूल। लेकिन जो नेट यील्ड है ना वाटर की, वो हमारे पास हासिल नहीं होती, यानी इस्तेमाल ज़्यादा हो रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, लिहाजा देयर इज़ नो नेट यील्ड। तो हम इसके इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, यानी 12 की बजाय 6 वाटर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, वो जो 6 बन रहे हैं उनको माइनस करके। फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। देखिए ना, ऊपर ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, नीचे रेस्पिरेशन की देखें तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं वही रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं। यानी आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और रेस्पिरेशन के दौरान फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस होती है डे टाइम में, जबकि रेस्पिरेशन होती है डे एंड नाइट, हर वक्त हो रही है रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वो कह रहा है कि जब डार्कनेस, जब रोशनी नहीं होती तो प्लांट सेल रेस्पिरेशन करता है और उस रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। लेकिन वो कह रहा है डॉन एंड डस्क, यानी जब सुबह और शाम के वक्त रोशनी थोड़ी होती है तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। किस वक्त? डॉन एंड डस्क के वक्त। यानी इन्वायरमेंट से देयर इज नो नेट गैस एक्सचेंज। इन्वायरमेंट से पौधा ना ऑक्सीजन ले रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन ले रहा है, ना ऑक्सीजन दे रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती है, सुबह के वक्त सूरज की रोशनी तेज होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी तेज होता है और फिर ऑक्सीजन जो सी है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होकर भी बच जाती है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। इसी तरह रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल तो होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज हो चुका होता है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो पौधा इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ लाइट एंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। अब सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएंट की फॉर्म में होती है और जो फुल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यूनिवर्स में उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन उनमें से
प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिर्फ खास लाइट को जज़ब कर पाते हैं जिसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, जिसकी रेंज 380 से 750 नैनोमीटर तक होती है। लाइट वेव्स और पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। अब लाइट की फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिवनेस यानी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं, यानी मुख्तलिफ पिगमेंट्स मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लिहाजा वो जो ईच यानी हर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है उसकी अपनी इफेक्टिवनेस है फोटोसिंथेसिस में, यानी उसका फोटोसिंथेसिस में अपना किरदार है। लेकिन पौधे पे जितनी भी लाइट गिरती है ना सूरज की, वो सारी एब्जॉर्ब नहीं होती, सिर्फ 1% उसका एब्जॉर्ब होता है, बाकी रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स। तो लाइट के दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कितनी रेंज की वेवलेंथ को जज़ब किया है। तो ये हमें स्पेक्ट्रम उनकी रिलेटिव एब्जॉर्प्शन बताता है, यानी निस्बतन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन का रेट सेम नहीं होता। जैसा कि जो मेन फोटो रिसेप्टर हैं क्लोरोफिल ए और बी, ये ज़्यादातर वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड की रेंज को ज़्यादा जज़ब करते हैं। नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में क्लोरोफिल ए जबकि ब्लू कलर में क्लोरोफिल बी का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये 400 से 470 नैनोमीटर और 630 से 670 नैनोमीटर की रेंज को यहाँ पे देखें, ये ज़्यादा जज़ब कर रहे हैं। जबकि दूसरा पिगमेंट कैरोटीनाइड्स, इसको अगर हम देखें तो ये 430 से 500 नैनोमीटर की रेंज को ज़्यादा जज़ब कर पा रहा है। ये ब्राउन कलर में आपको कैरोटीनाइड का ग्राफ नज़र आ रहा है। अब इस क्रिटिकल थिंकिंग वाले MCQ को हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं ग्राफ जो कि रिलेटिव इफेक्टिवनेस को बताता है। देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें रिलेटिव एब्जॉर्प्शन बताता था, जबकि ये ग्राफ बताता है कि किस वेवलेंथ की जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में कितना इस्तेमाल हुई, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था वो TW एंगलमैन ने 1883 में बनाया था, जब वो स्पायरो जायरा पे काम कर रहा था। अब हम एक्शन स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, कि एक पौधे को हम इल्यूमिनेट करें, यानी उसको रोशनी दें मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, और फिर हम ये देखें कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कितना कंज्यूम किया है और ऑक्सीजन कितनी रिलीज़ हुई है। मसलन आप एक पौधे को रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट दें और फिर उसको थोड़ी देर बाद येलो दें, तो आप देख लेंगे कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई और ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। तो जिसमें ज़्यादा हुई होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई। जैसा कि एनालिसिस किया गया, जब तजर्बात किए गए, तो ये देखा गया कि जो ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में। जब पौधे को ये दो रोशनियाँ दी जाती हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो इसका मतलब है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा अपीयर होता है। यहाँ पे ये एक्शन स्पेक्ट्रम का आप ग्राफ देख सकते हैं। अच्छा, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का, नॉर्मली वो कहता है कि सेम पीक्स और सेम वैलीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वैली और पीक देखें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम पीक कहते हैं, जबकि नीचे वाला हिस्सा वैली इसे कहलाता है। यानी एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों के ग्राफ को कंपेयर करें तो सेम पीक्स और सेम वैलीज हैं, लेकिन वो कह रहा है ये पैरेलल नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस बाज़ हिस्सों में ज़्यादा होती है निस्बतन अब्जॉर्प्शन के, यानी लाइट वहाँ पे लगता है कम एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। ये कैसे होता है? जैसा कि वो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस 500 से 600 नैनोमीटर की रेंज है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है एब्जॉर्प्शन की निस्बत। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें नज़र आ रहा है कि लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। ये क्यों होता है? ये होता है एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से। यानी वहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स लाइट को जज़ब कर लेते हैं और फिर उसको रिएक्शन सेंटर में भेज देते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो। तो वो जो लाइट का यानी वो जो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस है ना, वो एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से आता है। अब वो कह रहा है जब हम इक्वल इंटेंसिटी देते हैं किसी प्लांट को तो रेड लाइट ब्लू की निस्बत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, यानी रेड लाइट से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं, एक तरफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक तरफ एक्शन स्पेक्ट्रम। तो पीक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन की नैरो होती है और जो एक्शन है उसकी ब्रॉडर होती है। वैली की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ब्रॉड वैली होती है और डीप होती है, जबकि एक्शन की नैरो और डीप भी नहीं होती। अब हम पीछे क्रिटिकल थिंकिंग वाला MCQ देख लेते हैं। उसको अगर हम देखें तो वो कह रहा है स्टेटमेंट, फिगर शोज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल एंड एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाई दे आर डिफरेंट। अब वो कह रहा है कि क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं,
ये डिफरेंट क्यों हैं, इनकी पीक्स और वैलीज डिफरेंट क्यों हैं? तो इसके बाकी ऑप्शन देखेंगे तो आप इनकरेक्ट हैं। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ना इसका, अदर पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए, ये ऑप्शन ठीक है। जैसे कि हम पीछे भी देख चुके हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होने की वजह ये है कि जो दूसरे पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, वो लाइट जज़ब करके रिएक्शन सेंटर को देते हैं और फिर वो उस लाइट को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा अपीयर होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की निस्बत। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब पिगमेंट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो सारी की सारी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो जाती है ना पिगमेंट से, वो डिसअपीयर हो जाती है, यानी नज़र नहीं आती। तो आप कह सकते हैं कि ख़ास पिगमेंट सिर्फ उसी वेवलेंथ को शो करता है जो कि रिफ्लेक्ट हुई है। मसलन आपको पत्ते का रंग सब्ज़ नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब है सब्ज़ जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी वजह से नज़र आ रही है। और वो सारे के सारे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम ग्रेना भी कहते हैं, और जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है। हायर प्लांट्स में मेजर दो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल पानी में नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। क्लोरोफिल की इकसाम में ए, बी, सी और डी मौजूद हैं, जबकि ये जो ए, बी, सी और डी हैं ये प्लांट्स और अल्गी के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया में ये नहीं होते। बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मौजूद होता है। अब ये जो क्लोरोफिल हैं ये मेनली वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड रेंज की वेवलेंथ को ये जज़ब करते हैं, जबकि ग्रीन, येलो और इंडिगो वेवलेंथ को ये लीस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, उनको ये ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा अहम एमसीक्यू आएगा कि वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ ज़्यादा जज़ब होती हैं मेनली, जबकि ग्रीन, येलो और इंडिगो लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं। इस साइड बॉक्स में क्रिटिकल कंसेप्ट को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर ये हेड नज़र आ रहा है और नीचे ये टेल नज़र आ रही है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड एक फ्लैट, स्क्वायर और लाइट एब्जॉर्बिंग कम्प्लेक्स है जिसमें पोरफिरिन रिंग होती है। वो पोरफिरिन रिंग मुश्तमिल होती है टेट्रापायरोल यानी 4 पायरोल रिंग्स पर। अब कह सकते हैं वो जो 4 पायरोल रिंग्स है ना, उन्हीं को कलेक्टिवली हम पोरफिरिन रिंग कहते हैं। और उस रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है और बाकी चारों तरफ नाइट्रोजन एटम होते हैं। अब मैग्नीशियम एटम की दो साइड्स चेन होती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, दो साइड चेन है, एक ये एसिडिक चेन है और एक ये हाइड्रोकार्बन चेन आपको नजर आ रही है। इनको हम डिस्कस करते हैं। अब हेड रीजन एक्सपोज होता है थैलाकॉइड की सरफेस पे, यानी सरफेस पे थैलाकॉइड की जो क्लोरोफिल का हिस्सा नजर आ रहा है ना, वो हेड नजर आ रहा है, जबकि उसकी टेल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है। अब वो कह रहा है जो हीम पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन का, यानी रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होती है उसके हीम पोर्शन में भी सेम पोरफिरिन रिंग होती है जो कि क्लोरोफिल में है। लेकिन हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन में दरमियान में आयरन एटम होता है मैग्नीशियम की बजाय, क्योंकि क्लोरोफिल के पोरफिरिन रिंग में तो सेंटर मैग्नीशियम है, जबकि हीमोग्लोबिन की जो पोरफिरिन रिंग है उसके सेंटर में आयरन होता है। अब हम उसकी दो चेन की बात कर लेते हैं। एक होती है एसिड चेन जिसमें मिथाइल ईस्टर होता है, जबकि दूसरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है जिसको हम फाइटोल टेल कहते हैं। वो फाइटोल टेल किसी एक पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है और फाइटोल के अंदर कार्बन 20 होते हैं और हाइड्रोजन 39 होते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, धंसा होता है इसी हाइड्रोफोबिक टेल की मदद से। यानी आप कह सकते हैं जिस तरह एक दरख्त अपनी जड़ों के जरिए ज़मीन के अंदर धंसा होता है ना, तो ये जो टेल है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जबकि उसके ऊपर जो नजर आ रहा होता है ये सब्ज कलर का हेड नजर आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने दरख्त जमीन पे लगाया हो ना, ऊपर से देखें तो जंगल में आपको सब्ज रंग नजर आ रहा है, वो किसकी वजह से? दरख्त की कैनोपी की वजह से। तो इसी तरह थैलाकॉइड आपको मेम्ब्रेन ग्रीन नजर आती है क्लोरोफिल के हेड की वजह से। नेक्स्ट हम क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट हम ये टेबल डिस्कस करते हैं जो कि क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस बता रहा है। तो हम एक तरफ क्लोरोफिल ए है, दूसरी तरफ क्लोरोफिल बी। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्लोरोफिल बी का। फंक्शनल ग्रुप देखें तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे देखें सेम फार्मूला होता है, क्लोरोफिल ए है तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन अगर क्लोरोफिल बी होगा तो उसमें मिथाइल की जगह कार्बोनाइल ग्रुप होगा।
नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस देखें, ऑकरेंस की बात करें तो क्लोरोफिल ए ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी तमाम प्लांट्स और तमाम ग्रीन अलजी में मौजूद होता है सिवाय बैक्टीरिया के, यानी बैक्टीरिया में ये नहीं होता क्योंकि हम देख चुके हैं उसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल बी भी ए ही की तरह तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी ग्रीन अलजी और ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है सिवाय बैक्टीरिया के। फॉर्म्स यानी इकसाम की बात करें तो क्लोरोफिल ए की हम इकसाम पढ़ चुके हैं, ए बी सी और डी, जो कि बिल तरतीब ये 670, 80, 90 और 700 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को जज़ब करती हैं, जबकि क्लोरोफिल बी की इस तरह की कोई फॉर्म्स नहीं होती। क्लोरोफिल ए के कलर की बात करें तो ये ब्लू ग्रीन कलर होता है। याद रखें ये क्लोरोफिल ए का अपना कलर है, ना कि ये इस वेवलेंथ की लाइट को जज़ब करता है, तो ये इसका अपना कलर है, जबकि क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो येलो ग्रीन होगा। नेक्स्ट कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। केमिकली ये टर्पिनॉइड्स लिपिड होते हैं, इनमें येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू वायलेट रेंज की वेवलेंथ को। कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी इन दोनों को हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को, यानी ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि जज़बशुदा लाइट को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर क्लोरोफिल ए फिर लाइट रिएक्शन में हिस्सा लेता है और उस लाइट से फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी बनाता है। तो ये बिलीव किया जाता है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र का सीक्वेंस है, सबसे पहले जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो एनर्जी को, लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल बी के पास, क्लोरोफिल बी फिर क्लोरोफिल ए को लाइट ट्रांसफ़र कर देते हैं और क्लोरोफिल ए फिर उस जज़बशुदा लाइट को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। कैरोटिनॉइड्स की 2 टाइप्स होती हैं, 2 इकसाम होती हैं, एक कैरोटीन्स और एक ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स की बात करें तो ये ऑरेंज रेड पिगमेंट्स होते हैं, यानी ऑरेंज रेड इनका अपना कलर होता है और ये इनका सिंगल यूनिट आइसोपिरिनाइड यूनिट है और ये तमाम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट में मौजूद होते हैं। और जो मोस्ट वाइड स्प्रेड कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन्स हैं। याद रखें कैरोटीन्स का लफ्ज़ कैरेट से लिया गया है क्योंकि ये पिगमेंट कैरेट के अंदर भी मौजूद होते हैं, इनका कलर रेड होता है, यानी ऑरेंज रेड, यानी रेडिश ज़्यादा होता है। ज़ैंथोफिल की बात करें तो ये येलो टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, यानी इनका कलर येलो टू ऑरेंज होता है। कैरोटीन्स का क्या था? ऑरेंज रेड। और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं कैरोटीन्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। ल्यूटिन और जियाजेंथिन 2 प्राइमरी ज़ैंथोफिल हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दूसरे फूड्स जैसा कि एग्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब ऑटम सीजन में जो लीव्स का कलर येलो हो जाता है वो ल्यूटिन की वजह से होता है। ज़ैंथोफिल जो ब्राउन अलजी में मौजूद होता है उसको हम फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। नेक्स्ट कैरोटिनॉइड्स यानी एसेसरी पिगमेंट्स की अगर हम फंक्शन की बात करें ओवरऑल तो ये ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी खुद तो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेते लेकिन एनर्जी जज़ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं और क्लोरोफिल ए फिर उससे फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा काम है इसका प्रोटेक्ट क्लोरोफिल, यानी ये क्लोरोफिल को तेज लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं और लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या डेसिपेट कर देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये हमारी ह्यूमन आइज़ के अंदर भी होते हैं कैरोटिनॉइड्स, जो कि हमारी आंखों को भी प्रोटेक्शन देते हैं इंटेंस लाइट से। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होने वाली ऑक्सीजन दरअसल पानी से आती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऑक्सीजन बनाता है और वही ऑक्सीजन फिर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और जानदार उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो पानी का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, इस चीज़ को डिस्कवर किया था 1913 में वैन नेल ने, जब उसने हाइपोथेसिस दिया था कि प्लांट स्प्लिट वाटर, यानी पौधे पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी पौधों का मकसद होता है पानी को तोड़कर हाइड्रोजन लेना और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट। अब वैन नेल ने उसका जो हाइपोथेसिस था वो बेस करता था इन्वेस्टिगेशन ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहा था और वो बैक्टीरिया क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट बनाते थे कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे क्योंकि वो बैक्टीरिया पानी की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे और हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़कर हाइड्रोजन तो ले लेते थे लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी, सल्फर रिलीज होती थी, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि पौधों में भी जब पानी टूटता है तो पौधे पानी को तोड़कर हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब उस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया गया 1914 के अंदर जब एक बायोलॉजिकल ट्रेसर ऑक्सीजन का डिस्कवर हुआ, ऑक्सीजन 18 वाला। वैसे जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 16 होता है, जबकि ये जो ट्रेसर डिस्कवर हुआ इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन 18 था। तो ये ऑक्सीजन का एक हैवी आइसोटोप है। तो रिसर्चर ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, उसमें ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप दिया, इसी तरह वाटर भी प्रोड्यूस किया जिसमें ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया। तो इन दोनों को 2 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। पहले ग्रुप में उन्होंने जो वाटर प्रिपेयर किया उस पानी को बनाने के लिए ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप दिया 18 वाला,
जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल आइसोटोप ऑक्सीजन 16 वाला दिया गया। तो जब इसमें आप कह रहे हैं कि पौधे को ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया गया फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उस दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन 18 वाली। तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि ये ऑक्सीजन 18 वाली किसके पास थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो नहीं थी, ये तो वाटर के पास थी। जबकि कंट्रोल के तौर पर जो दूसरा सेकंड ग्रुप था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन 18 दिया गया। तो जब फोटोसिंथेसिस को अलाउ किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है वो नॉर्मल आइसोटोप वाली है। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल से आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का सोर्स है और इसी कार्बन से पौधा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। इसी वजह से हम पौधों को ऑटोट्रोफ कहते हैं कि वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनती है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होता है जिसमें एटीपी और NADH की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और उससे फिर शुगर बनती है। तो अब कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जो 10% फोटोसिंथेसिस है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, खुश्की के पौधे करते हैं, और बाकी की जो फोटोसिंथेसिस है वो ओशन, लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह यानी इक्वेटिक इकोसिस्टम में होती है। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो पानी में डिसॉल्व होती है CO2 की शक्ल में, बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में, या सॉल्युबल कार्बोनेट्स की शक्ल में, जो कि पानी में ही डिसॉल्व होते हैं और ये कार्बन के सोर्स हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम में। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लैंड पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, यानी हमारी एटमॉस्फेयर में 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और यही पौधों के लिए कार्बन का सोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग में MCQ दिया हुआ है, इसको देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन कंपाउंड्स अकर ड्यूरिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टूट भी रहा है, ऑक्सीजन गैस भी बन रही है और कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज भी बन रहा है, तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट्स। अब पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के जरिए इंटर होती है और अंदर आके जो मीजोफिल सेल की सेल वॉल है ना, उसमें पानी होता है, उस पानी में वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है और वहीं से फिर वो स्टोमेटा के अंदर आ जाती है। स्टोमेटा वो ओपनिंग्स होती हैं जो पत्ते की सरफेस पे मौजूद होती हैं, एक को स्टोमा कहते हैं और कलेक्टिवली स्टोमेटा कहते हैं। और देयर नंबर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूजेस इनटू द लीफ, यानी जितने स्टोमेटा होंगे उतनी ही गैस डिफ्यूज होगी। और स्टोमेटा पत्ते का 1 से 2% हिस्सा जो सरफेस एरिया है वो उसको कवर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा यानी इनफ कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं कि वो डिफ्यूज हो सके। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री डिपेंड करती है स्टोमेटा की ओपनिंग पर, और स्टोमेटा यानी एक को हम स्टोमा कहते हैं, स्टोमा की ओपनिंग डिपेंड करती है गार्ड सेल पर। गार्ड सेल का खास स्ट्रक्चर होता है और अपने स्ट्रक्चर की वजह से वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो स्टोमेटा एडजस्टेबल पोर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं दिन के वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और रात को वो बंद हो जाते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिस्टम। अब फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप में होती हैं। यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ग्लूकोज में, जबकि वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली नज़र आ रहा है। इसके 2 स्टेप होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइट डिपेंडेंट को और लाइट इंडिपेंडेंट को। हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसमें लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP और NADP को कन्वर्ट किया जाता है ATP और NADPH में, यानी ये हाई एनर्जेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल इनपुट होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आउटपुट होता है। जबकि डार्क रिएक्शन की बात करें, इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाई जाती है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है। और इसमें एनर्जी कहाँ से इस्तेमाल होती है? वो एनर्जी ATP और NADPH की इस्तेमाल होती है जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी। अब ये रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है, जबकि लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। अब इसको डार्क रिएक्शन इस वजह से नहीं कहते कि ये अंधेरे में होता है, बल्कि इसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं है। अब ATP और NADPH दिन के वक्त ही अवेलेबल होती है ना, क्योंकि लाइट रिएक्शन दिन के वक्त हो रहा है, तो लिहाजा केल्विन साइकिल भी दिन के वक्त ही चलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर की जो फॉर्म बनती है सबसे पहले वो होती है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये वाली फॉर्म इसकी बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स।
अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं एक क्लस्टर की शक्ल में जिसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। अब ये फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अब फोटो सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक होता है रिएक्शन सेंटर। इस डायग्राम में देखें तो आपको ये जो ग्रीनिश पोर्शन है सारा, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, जबकि ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये रिएक्शन सेंटर है। एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटिनाइड्स और इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है। और फिर कैरोटिनाइड्स को जो किसमें ज़ेंथोफिल वगैरह हम पढ़ चुके हैं, वो सब के सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं। और ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बल्कि ये पिगमेंट्स एनर्जी को जज़ब करके उसको चैनलाइज करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे देखें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर रिएक्शन सेंटर की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे देखें ये क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिंक्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, और फिर वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी बनाती है केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए, जिसको हम नेक्स्ट देखेंगे। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम की दो किस्में हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, और इनका नाम जो सा है वो इसकी डिस्कवरी की बुनियाद पर दिया गया है, इनकी अरेंजमेंट की बुनियाद पर नहीं है। यानी फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ होगा और फोटो सिस्टम 2 बाद में। फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो 700 नैनोमीटर की रेंज को लाइट को जज़ब करता है, लिहाजा इसे P700 भी कहते हैं। जबकि फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल की किस्म है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को जज़ब करती है, लिहाजा इसे P680 भी कहते हैं। अब क्लोरोफिल ए जो खुद लाइट जज़ब करता है उसकी तो नैरो वेवलेंथ यानी थोड़ी सी लाइट को जज़ब करता है, तो फिर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कैसे करता है? बाकी जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट होते हैं ना, वो इसकी नैरो वेवलेंथ को क्या करते हैं? लार्ज करते हैं, यानी वो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको ये बढ़ा देते हैं, सॉरी एक्शन स्पेक्ट्रम को बढ़ा देते हैं। तो मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो पास कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, जो कि रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है। और वो सारी एनर्जी जो क्लोरोफिल ए के पास पहुंचती है वो इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और फिर वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं और पीछे से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसको ध्यान में रखिएगा कि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफ़र हो रही है ये रेजोनेंस के जरिए हो रही है, रेजोनेंस के जरिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एंटीना कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और उसमें हमारे पास NADPH2 और ATP बनते हैं। NADPH2 के पास रिड्यूसिंग पावर होती है, जबकि ATP के पास एसिमिलेटरी पावर होती है। तो ये दोनों कैसे बनते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन को पंप किया जाता है। अब ATP के बनने के प्रोसेस को, यानी जब लाइट की एनर्जी की मदद से ATP बनेगी तो उसे हम फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं, लाइट यानी फोटो। और वो ATP कैसे बनेगी उसके मैकेनिज्म को केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो सा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, वो ATP का बनना है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दो स्टेप हैं, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब ये हायर प्लांट्स में होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नॉन साइक्लिक वे में होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है और गुजरने के दौरान फिर वो ATP बनाता है। अब वो नॉन साइक्लिक पाथवे से गुजरता है, इसी वजह से इसको हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं और इसको नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। और अब आगे हम उसकी डायग्राम अगर देखें ना नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की, तो वो Z शेप की है, तो इसी वजह से इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। ये क्रिटिकल कंसेप्ट वाला बॉक्स देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तमाम मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है एक ही मैनर में, तो उसी के दौरान ATP बनती है, यानी एनर्जी खारिज होती है और उसे ATP बनाई जाती है। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देखते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का। अब ये सारी की सारी थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी सारी मैकेनिज्म है, उसका हिस्सा है, थ्योरी है। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक दफ़ा पढ़ लें। एक ही दफ़ा मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये रियल टाइम में डायग्राम इसकी दी हुई है जहाँ पे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती है। ये कहाँ पे होती है? ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो इसको इस डायग्राम से हम डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पास डायग्राम है। तो सबसे पहले लाइट जो फॉल करती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, जिसमें P680 यानी 680 नैनोमीटर की रेंज की लाइट, तो उस फोटो सिस्टम में लाइट एनर्जी की मदद से क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है, यानी क्लोरोफिल का जाहिर बात है जो रिएक्शन सेंटर है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, क्योंकि उसकी रिडक्शन हो गई है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो वहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना वो स्प्लिट करेगा। पानी के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के नतीजे में 2 प्रोटॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे और आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस
इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देंगे और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा। यानी ये जो आपको नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। मसलन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्लास्टोक्विनिन। ये प्लास्टोक्विनिन के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं। तो प्लास्टोक्विनिन से इलेक्ट्रॉन यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनिन के पास आएगा, वहाँ से फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के भी मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, जिसमें साइटोक्रोम B6 होता है, साइटोक्रोम F होता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन पंप के तौर पे काम करता है। यानी यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा होगा कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो एटीपी बनती है, लेकिन वो बनती है केमियोस्मोसिस के जरिए, यानी डायरेक्टली एटीपी नहीं बनती, बल्कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोमा से उठाकर थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस में ले आता है। यानी लोअर टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को ले आता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके। यानी लोअर टू हायर पोटेंशियल पे प्रोटॉन को ले आया जाता है। कौन लाता है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उस इलेक्ट्रॉन की, यानी ये जो गुजर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस में, ये इलेक्ट्रॉन फिर एक और इंजाइम, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, इसका नाम है एटीपी सिंथेज। वो इलेक्ट्रॉन फिर इस इंजाइम से गुजरते हैं और इस गुजरने के दौरान वो एटीपी बनाते हैं। तो उस एटीपी सिंथेज से गुजरने के दौरान एटीपी बनती है, और ये एटीपी बनती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इसी वजह से इसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। यानी केमियोस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनती है इलेक्ट्रॉन की हायर टू लोअर पोटेंशियल पे मूवमेंट की वजह से। तो ये केमियोस्मोसिस में एटीपी बनती है। तो एटीपी यहाँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट एटीपी नहीं बना रहा, बल्कि केमियोस्मोसिस के जरिए एटीपी बना रहा है। फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे जाता है प्लास्टोक्विनिन के पास, प्लास्टोक्विनिन से फिर वो फोटोसिस्टम 1 के पास आ जाता है। अब फोटोसिस्टम 1 पे वो अब फोटोसिस्टम 1 की बात करें तो यहाँ पे अलहदा से जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन दो एक्साइटेड होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन होल बन जाता है ना, उसको इधर वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देता है। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएंगे। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाहिर बात है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। यहाँ पे फेरिडॉक्सन होगा, फेरिडॉक्सन से NADP रिडक्टेज होता है। NADP रिडक्टेज क्या करता है? NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में दो कंपाउंड बन रहे हैं, यहाँ पे ATP बन रही है और यहाँ पे NADPH बन रहा है। तो अगर आप टोटल इसका पैसेज देखें, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, फोटोसिस्टम 2, वहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम 1, फिर वहाँ से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहाँ से फेरिडॉक्सन, और फिर आखिर में NADP रिडक्टेज के पास इलेक्ट्रॉन आता है। और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? NADPH+H, ATP और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ना, ये बनती है केमियोस्मोसिस। यानी यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन गुजरता है ना, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है आखिर में। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं हम साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब देखें, जब किसी भी प्लांट सेल के पास ATP की कमी हो जाए तो उस ATP की कमी को दूर करने के लिए सेल क्या करता है? नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फास्फोरिलेशन पे शिफ्ट हो जाता है। अब साइक्लिक फास्फोरिलेशन को अगर हम यहाँ पे डायग्राम से देखें तो इसमें क्या होता है, ये जो फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अगर इस वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी फेरिडॉक्सन से NADP रिडक्टेज की तरफ जाता है, तो यहाँ पे तो NADPH बनेगी, लेकिन NADPH तो प्लांट सेल के पास पहले ही ज़्यादा है। तो यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन इस फेरिडॉक्सन के पास आता है, और फेरिडॉक्सन से आगे NADP रिडक्टेज के पास जाने की बजाय वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरता है तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हमें पता है ये प्रोटॉन पंप के तौर पे काम करती है, और वो प्रोटॉन को पंप करती है, तो वहाँ से फिर ATP बनती है केमियोस्मोसिस के जरिए, और इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से दोबारा प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम 1, दोबारा से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेरिडॉक्सन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक साइक्लिक पाथवे चलता जाता है, और हम देख सकते हैं कि साइक्लिक पाथवे के नतीजे में ATP बनती है। और ये कब हो रहा है? जब प्लांट सेल के पास ATP की कमी है। ये कब तक साइक्लिक पाथवे चलता जाता है? जब तक ATP की कमी पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही ATP की कमी पूरी हो जाती है, ये साइक्लिक फास्फोरिलेशन शट ऑफ हो जाती है, दोबारा से नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन शुरू हो जाती है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन से दोबारा NADP रिडक्टेज की तरफ आ जाता है। ये इसकी थ्योरी है, इसको एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी इनका कंपैरिजन करें तो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स आर नो रीयूज्ड। यानी नॉन साइक्लिक है ना, इलेक्ट्रॉन गुजर गया तो दोबारा नहीं आता। साइक्लिक में रीयूज होता है, इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक मैनर में गुजर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज़ वाटर।
इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल किया जाता है? पानी की स्प्लिटिंग से। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है? फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, जबकि साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। ये लॉन्ग पाथवे है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, और ये तब होता है जब एटीपी की कमी हो और NADPH ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट जनरेट बोथ ATP एंड NADPH, यानी इसमें दोनों बनते हैं, जबकि इस साइकिल में सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। यहाँ पे पानी की स्प्लिटिंग यानी हाइड्रोलिसिस होती है, जबकि यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज़ NADP, यानी आखिर पे इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? NADP रिडक्टेज। जबकि यहाँ पे आखिर में इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है? फोटोसिस्टम 1 के पास, यानी P700 के पास। इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। नेक्स्ट इस MCQ को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द कन्वर्जन ऑफ नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन टू साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नॉन साइक्लिक की साइक्लिक फास्फोरिलेशन में कन्वर्जन में कंट्रीब्यूट नहीं करता? पहला ऑप्शन देखें, लो ATP प्रोडक्शन, ये फैक्टर तो कंट्रीब्यूट करता है, यानी ATP कम होने की वजह से ही नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फास्फोरिलेशन की कन्वर्जन होती है। दूसरा ऑप्शन है जी फास्ट रेट ऑफ कैल्विन साइकिल। अब देखें कैल्विन साइकिल का कोई ताल्लुक नहीं है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की कन्वर्जन से। तीसरा ऑप्शन है जी प्रोसेस यूज ATP, दूसरे प्रोसेस ATP को इस्तेमाल करते हैं, ATP लेवल लो होता है, तो ये भी कन्वर्जन की वजह बनती है। डी ऑप्शन है जी हाई लेवल ऑफ NADPH देन ATP, तो ये भी वजह बनती है कि NADPH की निस्बत ATP का कम होना और NADPH का ज़्यादा होना, तो लिहाजा इसका सही ऑप्शन होगा B कि फास्ट रेट ऑफ कैल्विन साइकिल इसकी वजह नहीं होती, बाकी तीन इसकी वजह हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल या C3 पाथवे भी कहते हैं। इस रिएक्शन में NADPH और ATP की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज की सबसे पहली फॉर्म जो बनती है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो हो रहा था ना थैलाकाइड में, तो ये स्ट्रोमा में होता है। इसकी 3 फेजेज हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। सबसे पहले CO2 फिक्सेशन की बात करें तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑर्गेनिक मटेरियल का हिस्सा बनता है, और इसमें इंजाइम जो इस्तेमाल होता है वो हुआ रुबिस्को, और रुबिस्को इंजाइम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिब्यूलोस बिस फॉस्फेट के साथ मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनाता है। अब ये जो रुबिस्को इंजाइम है ये अबंडेंट प्रोटीन है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, और इसके बारे में ख्याल किया जाता है शायद अर्थ पे ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, क्योंकि जारी बात है अर्थ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिब्यूलोस बिस फॉस्फेट से मिलता है तो सबसे पहले 6 कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। वो फ़ौरन टूट जाता है 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट में, इन्हें हम कहते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट। तो ये 2 फास्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दूसरा प्रोसेस आ जाएगा रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होगा, जो 6 मॉलिक्यूल हैं 3 फास्फोग्लिसरेट के, याद रहें ये जो फास्फोग्लिसरेट है इसके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि ये जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं रिब्यूलोस बिस फॉस्फेट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं, तो ये 3 मॉलिक्यूल बनते हैं 6 कार्बन वाले, और जब वो टूटते हैं तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले। तो ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल हैं वो 6 ATP को लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन की जाती है, इसको रिड्यूस करता है NADPH, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 6 मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, बाकी 5 मॉलिक्यूल आगे इस्तेमाल किए जाते हैं रिब्यूलोस बिस फॉस्फेट को रीजनरेट करने के लिए। तो आखिरी प्रोसेस है रीजनरेशन ऑफ रिब्यूलोस बिस फॉस्फेट, जिसमें 5 मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उनकी मदद से रिब्यूलोस बिस फॉस्फेट को रीजनरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस में ये 3 ATPs भी इस्तेमाल होते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 NADPH और 9 ATP की मदद से एक ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज 3 कार्बन वाला बनता है, याद रखिएगा। 6 NADP, 6 ADP, 6 फॉस्फेट और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक ये जो आप देखें, ये जो रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है ना 6 NADPH और 9 ADP की मदद से, वो 3 कार्बन वाला बन रहा है। तो एक यानी ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बन रहा है, वो 3 कार्बन वाला है। तो अगर ग्लूकोज को बनाना हो जिसमें 6 कार्बन होते हैं तो 6 की बजाय 12 NADPH और 9 की बजाय 18 ATP इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट ये इसका साइकिल है। ये जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मैंने अलहदा से MD कैट के हवाले से ना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। कैल्विन साइकिल इज आल्सो नाउन एज डार्क रिएक्शन इन साइक्लिक पाथवे यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन
कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म, यानी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एटीपी और NADPH को कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ हैविंग 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP और कितने NADPH चाहिए होंगे। अब देखिए हम पढ़ के हटे हैं कि 6 NADPH और 9 ATP से 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH और 18 ATP चाहिए होंगे। तो अगर हमने 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने हैं तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ और इसी तरह 18 को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, तो हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन आएगा कि 360 ATP और 240 NADPH हमें चाहिए होंगे 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, एज्यूम ए थैलाकाइड इज समहाउ पंक्चर्ड, यानी थैलाकाइड की जो थैली है मेम्ब्रेन है वो पंक्चर्ड हो जाए, सो डैट द एज्यूम ए थैलाकाइड इज समहाउ पंक्चर्ड, यानी अगर फर्ज करें थैलाकाइड पंक्चर हो जाए, सो डैट द इंटीरियर ऑफ थैलाकाइड इज नो लॉन्गर सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रोमा, यानी थैलाकाइड के जो इंटीरियर फ्लूइड है, जो ल्यूमेन में फ्लूइड होता है वो स्ट्रोमा के साथ मिल जाता है। दिस डैमेज विच हैव द मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो इससे कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इफेक्ट होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये तो डिपेंड करता है जब लाइट पड़ती है थैलाकाइड के ऊपर। दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये भी इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि क्लोरोफिल तो थैलाकाइड मेम्ब्रेन में मौजूद है, वो लाइट को जज़ब करता रहेगा। सिंथेसिस ऑफ ATP, ये प्रोसेस इफेक्ट होगा क्योंकि ATP का सिंथेसिस होना डिपेंड करता है प्रोटॉन जो कि स्ट्रोमा से इंटीरियर स्पेस, थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस में आते हैं, ग्रेडियंट बनता है। तो जब वो इंटीरियर स्पेस ही स्ट्रोमा के साथ मिल जाएगी तो वो ग्रेडियंट ही मेंटेन नहीं रहेगा, तो ATP जो से हैं यानी प्रोटॉन मूव भी नहीं कर पाएंगे ATP सिंथेस से, ATP भी नहीं बनेगा, ये प्रोसेस इफेक्ट होगा। डी रिडक्शन ऑफ NADP, ये प्रोसेस भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके इंजाइम भी थैलाकाइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा C। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, एक तरफ लाइट रिएक्शन है एक तरफ डार्क रिएक्शन। साइड की बात करें तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रेना वो जो थैलियाँ होती हैं थैलाकाइड की वहाँ पे होता है, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा फ्लूइड के अंदर हो रहा होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट रिएक्शन में लाइट चाहिए जबकि डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती। प्रोडक्ट्स की बात करें तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन, ATP और NADPH एंड प्रोडक्ट होते हैं। डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल में ATP और NADPH तो इस्तेमाल होते हैं और एंड प्रोडक्ट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कार्बोहाइड्रेट की किस्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जानदार कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ता है और बहुत सारी एनर्जी हार्वेस्ट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन या तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो सकती है जिसमें सिर्फ गैसों का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, या वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो सकती है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इसका मोस्ट कॉमन फ्यूल ग्लूकोज है जिसको मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 किस्में हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, लेकिन इन दोनों का जो फर्स्ट स्टेप है वो सिमिलर है, वो है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस फिर डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर। ऑक्सीजन होगी तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक। तो ये हम इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, एनारोबिक में ऑक्सीजन के बगैर ये रिएक्शन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्टेंट ग्लूकोज और ऑक्सीजन है जबकि एनारोबिक का रिएक्टेंट सिर्फ ग्लूकोज है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी भी पैदा होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल होता है और 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 40 ATPs बनते हैं और नेट प्रोडक्शन की बात करें तो 36 ATP होते हैं और बाज़ दफ़ा 38 भी होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 4 ATPs बनते हैं और नेट प्रोडक्शन 2 ATPs होती हैं, यानी 2 ATP इस्तेमाल हो जाते हैं और टोटल 2 बचते हैं। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है जबकि एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म की बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या है, ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब ये 2 किस्मों की है, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, ये होती है यीस्ट के अंदर। अब देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप रिएक्शन देखें, सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, यहाँ पे देखें रिमूव हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करता है NADH, यानी अपने प्रोटॉन हाइड्रोजन इस एसिटल्डिहाइड को देता है और इस रिडक्शन की वजह से एसिटल्डिहाइड इथानोल में कन्वर्ट हो जाती है।
तो आप कह सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये अल्कोहल बन जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी किस्म है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इस पायरोवेट को डायरेक्टली रिड्यूस किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और इसको रिड्यूस करता है NADH, यानी अपने हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन देके पायरोवेट को रिड्यूस करता है और ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जब जमा होता है ना, तो वो मसल फैटीग काज करता है, जिसे हम कहते हैं खलियां पड़ गई हैं। और ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के अंदर होती है या मसल सेल के अंदर होती है। अब एक होता है कोरी साइकिल। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है मसल में और जब नॉर्मल कंडीशन आती है, यानी मसल को ऑक्सीजन मिलती है, तो वो क्या करता है, उस लैक्टिक एसिड को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये लिवर में होता है और वो ग्लूकोज स्केलेटल मसल को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज वगैरह को मुकम्मल तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है ATP की शक्ल में। इसकी 4 फेजेज हैं, ग्लाइकोलिसिस, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरोविक एसिड बनाए जाते हैं और इसमें ATP और NADH के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स में एंजाइम चाहिए, ATP चाहिए और को एंजाइम NAD चाहिए। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसकी 2 फेजेस हैं। एक को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फेज है। इसमें क्या होता है, 2 ATP के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से इसको इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें ATPs की इन्वेस्टमेंट हो रही है, बन नहीं रहे। इसकी एंड प्रोडक्ट में एक तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। अब ये वाला मॉलिक्यूल आइसोमराइज होकर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। दूसरी फेज है ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं, और इसमें ATP प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल इस वजह से कहते हैं कि एक एंजाइम पहले से मौजूद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसी दौरान ATP बनती है, इस वजह से इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। इसमें ATP के साथ साथ NADH के मॉलिक्यूल भी बनते हैं और वो NADH के मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी चेन में से गुजरकर उनसे फिर मजीद ATPs बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 2 ATP कंज्यूम होते हैं और टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम नेट प्रोडक्शन की बात करें तो 4 बने 2 इस्तेमाल हो गए, तो टोटल 2 हमारे पास नेट प्रोडक्शन ATP की आ जाएगी। ये ग्लाइकोलिसिस का आगे रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाली फेज है, ये आपके पास यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज नजर आ रही है। इसके 5 स्टेप जो से आप देख सकते हैं और पांचों के पांचों स्टेप में आपने याद करने वाली चीज एंजाइम देखने हैं, यानी ये जो हेक्सोकाइनेस एंजाइम है यहाँ पहले स्टेप को कैटालाइज कर रहा है। इसी तरह फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज इस दूसरे स्टेप को कैटालाइज कर रहा है। इसी तरह फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस तीसरे स्टेप को कैटालाइज कर रहा है। एल्डोलेज इस चौथे स्टेप को कैटालाइज कर रहा है। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज इस 5वें स्टेप को कैटालाइज कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये आपके पास पे ऑफ फेज नजर आ रही है। इस फेज में भी आपने इंजाम याद करनी है, 6 नंबर वाला इंजाम यहाँ पे। तो ये MCQ आ सकता है। मसलन देखें, एल्डोलेज इंजाइम कहाँ पे काम कर रहा है, वो फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर रहा है फास्फिनोल पायरोवेट के अंदर। तो इस तरह से अपने सारे इंजाइम्स की लोकेशन, कौन सा इंजाइम कहाँ पे काम कर रहा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बॉक्स में मौजूद MCQs डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन शो द एक्टिविटी ऑफ काइनेज। अब काइनेज इंजाइम किस रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है, इसके लिए हमें दोबारा से ग्लाइकोलिसिस वाला ये टेबल देखें तो नंबर 10 वाला ये जो पायरोवेट काइनेज इंजाइम है, ये फास्फिनोल पायरोवेट को कन्वर्ट करवा रहा है पायरोवेट के अंदर। तो इसी रिएक्शन को ये कैटालाइज करवाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फास्फिनोल पायरोवेट टू पायरोवेट। दूसरा MCQ देखें, ए समरी ऑफ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन इज गिवन, मेंशन ए पॉइंट वेयर रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यानी इस समरी में कौन सा स्टेप है जहां पे रिडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही जगह पे हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। कैसे? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 हाइड्रोजन या 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो NAD के साथ मिलते हैं और NAD को रिड्यूस कर देते हैं NADH के अंदर। तो लिहाजा इस स्टेप में NAD की रिडक्शन हो रही है और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इससे निकल रहे हैं। लिहाजा इसका ऑप्शन ये C वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। नेक्स्ट MCQ है, पायरोवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए कन्वर्जन अकर। अब यहाँ पे आपको इस डायग्राम में ये अगर आप देखें कि ये पायरोवेट जो कि साइटोप्लाज्म में बनते हैं, फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं
और पायरोवेट जब अंदर आता है तो उसके साथ ये कोएंजाइम ए मिलता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। तो इसका जवाब आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी मैट्रिक्स। ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरा स्टेप है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसके लिए पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन पायरोवेट एक चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसको अंदर जाने के लिए एक प्रोटीन होती है, एक कैरियर प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं पायरोवेट ट्रांसलुकेज। यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है पायरोवेट ट्रांसलुकेज, जो इस पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आती है। अब लेकिन जैसे ही पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंदर आता है तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्रेब्स साइकिल में, बल्कि पहले उसकी होती है ऑक्सीडेशन। उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, या इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। लिंक रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि पायरोवेट जो कि बाहर साइटोप्लाज्म में है वो आगे पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लिहाजा ये आप कह लें एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक करता है साइटोप्लाज्म के रिएक्शन को माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन से, लिहाजा इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पायरोवेट पहले उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए अंदर आता है। अंदर आने के बाद सबसे पहले उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। दूसरे नंबर पर वो पायरोवेट से निकलने वाला जो हाइड्रोजन है वो NAD को रिड्यूस करता है NADH+H के अंदर, और साथ ही साथ कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे हम साइड बॉक्स देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन पायरोविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? वो कह रहा है कि पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड की निस्बत लेस डेंजरस है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है ना तो उसके नतीजे में NAD बनता है, और NAD काम करता है ग्लाइकोलिसिस के साथ मिलकर ताकि ATP की सप्लाई को मेंटेन किया जा सके। इसको समझिएगा गौर से, ये प्रोसेस किस तरह से होता है। यहाँ पे देखें, जब पायरोवेट से ये लैक्टिक एसिड बनता है तो इस पायरोवेट की रिडक्शन करता है NADH+H और खुद कन्वर्ट हो जाता है NAD में, और ये NAD फिर जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो ये NAD दोबारा से रिड्यूस होकर NADH+H बना देता है। और इस तरह से आप कह लें कि ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की जो सप्लाई है, जो 2 ATP बनते हैं, जो यहाँ पे बन रहे हैं 2 ATP, उनकी सप्लाई को ये प्रोसेस मेंटेन रखता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। इसकी ये सारी की सारी थ्योरी आपके सामने नजर आ रही है, इसको मैं सिर्फ डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। ये क्रेब्स साइकिल है, इसको सर हैंस क्रेब्स ने डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और इसका सबसे पहला प्रोडक्ट सिट्रेट है, जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, इसी वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, 1, 2 और ये 3, इसी वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल के सबसे पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस वाटर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलते हैं और सिट्रेट बना देते हैं। इसमें कोएंजाइम ए लाइब्रेट होता है, रिमूव हो जाता है। अब दूसरे स्टेप में सिट्रेट की डिहाइड्रेशन होती है और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और सिस ए क्वानिटेट बन जाता है। थर्ड स्टेप में सिस ए क्वानिटेट की हाइड्रेशन होती है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये आइसोसिट्रेट बना देता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन एक साथ। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं और वो हाइड्रोजन आयन NAD को रिड्यूस कर देते हैं NADH+H के अंदर, तो ये होगी इसकी ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गए। और फिर इससे एक ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव हो जाता है, जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में दोबारा से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी अल्फा कीटोग्लूट्रेट से 2 हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं और वो NAD को रिड्यूस कर देते हैं NADH+H के अंदर, और जो दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और साथ ही साथ कोएंजाइम ए भी अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ ऐड होता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। 6 स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है और ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड भी होता है। इसी 6 स्टेप में पैदा होने वाली एनर्जी से ATP भी बनता है, लेकिन वो ATP डायरेक्ट नहीं बनता, बल्कि पहले GDP को कन्वर्ट किया जाता है GTP में, और GTP का जब फॉस्फेट टूटता है तो उससे पैदा होने वाली एनर्जी से ADP से ATP बन जाता है। और इस पोजीशन से जब कोएंजाइम ए रिमूव होता है तो यहाँ पे दोबारा से कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। 7th स्टेप में सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है और इससे रिमूव होने वाले हाइड्रोजन आयन FAD को रिड्यूस कर देते हैं FADH+H के अंदर, और सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन के नतीजे में फ्यूमारेट कंपाउंड बन जाता है। याद रहे इस ऑक्सीडेशन को हम डीहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के रिमूव होने की शक्ल में होती है।
नेक्स्ट फ्यूमारेट की हाइड्रेशन होती है, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैलेट की दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है, यानी डिहाइड्रोजनेशन होती है, और इससे निकलने वाले हाइड्रोजन आयन NAD को रिड्यूस करते हैं NADH+H के अंदर, और मैलेट की ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। ऑक्सैलो एसीटेट प्रीकर्सर कंपाउंड है, ये दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम A और वाटर के साथ मिलता है, एसीटेट बनाता है, और नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और एक क्रब साइकिल के नतीजे में एक ATP का मॉलिक्यूल, 3 NADH और एक FADH2 बनता है। और एक ग्लाइकोलिसिस में हमें पता है 2 क्रब साइकिल होते हैं, तो 2 क्रब साइकिल में 2 ATPs, 6 NADH और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं। MCQ देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम एक्सेप्ट, यानी कहाँ पे रिडक्शन नहीं होती। नंबर 1 A सक्सीनेट टू फ्यूमारेट, यहाँ पे अगर हम देखें तो जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है तो तब FAD की रिडक्शन होती है। आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट, यहाँ पे भी NAD की रिडक्शन होती है। पायरोवेट टू एसिटाइल को एंजाइम A, वहाँ पे भी NAD की रिडक्शन होती है। फ्यूमारेट टू मैलेट, तो जब फ्यूमारेट से ये मैलेट बनता है तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होती, तो इसका ऑप्शन आएगा D। नेक्स्ट TAC यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल involves interconversion of carbohydrate molecule. Which of the following process take place only once during the completion of one cycle? यानी पूरे साइकिल में कौन सा प्रोसेस एक ही दफा होता है। A आइसोमराइजेशन, B रिडक्शन, C ऑक्सीडेशन और D कार्बोक्सिलेशन। अब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन तो बार बार होते हैं, लेकिन आइसोमरिज्म का प्रोसेस एक ही दफा होता है। कहाँ पे? यहाँ पे जब ये आइसोमरिज्म का प्रोसेस होता है, सिस एकोन्यूटेट से उसका आइसोमर आइसोसिट्रेट बनता है, तो यानी सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, ये आइसोमराइजेशन का प्रोसेस, इसका ऑप्शन आएगा A वाला ठीक करेक्ट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब क्रब साइकिल में ATP तो कम बनती है, ज़्यादा NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, और उनकी एनर्जी से ATP बनाई जाती है कब? जब उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के दौरान NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, और उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी बनाते हैं ATP की शक्ल में, और आखिर में जाकर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये साइड बॉक्स देखें तो वो कह रहा है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी, यानी हमारे जो लिविंग सिस्टम है, एनर्जी बिट्स की शक्ल में, यानी थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, ताकि बहुत ज़्यादा कह लें हीट प्रोड्यूस ना हो, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस ना हो और एंजाइम डीनेचर ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें NADH डीहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स 1, FADH डीहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स 2 को एंजाइम Q, इसी तरह साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स 4 इसके अंदर मौजूद होते हैं। साइटोक्रोम ये अब कह लें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ये सारी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, इस सारे प्रोसेस को भी हम डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। तो आते हैं डायग्राम की तरफ। ये इसकी डायग्राम दी हुई है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसके अंदर ये सारे के सारे एंजाइम और को एंजाइम एम्बेडेड हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, NADH की ऑक्सीडेशन होगी, और इससे निकलने वाले जो हाइड्रोजन आयन है वो तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आएंगे इस NADH डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के पास, जिसको हमने 1 का नाम दिया था, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये को एंजाइम Q के पास। और याद रखिए जब FADH2 की ऑक्सीडेशन होगी ना, तब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी को एंजाइम Q के पास ही आएंगे, और FADH की ऑक्सीडेशन के नतीजे में 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अब को एंजाइम Q के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, और वहां से होते हुए साइटोक्रोम C के पास चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस में देखें को एंजाइम Q की ऑक्सीडेशन होगी और साइटोक्रोम C की रिडक्शन होगी। तो हर स्टेप में एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी और एक कंपाउंड की रिडक्शन होगी। देखें जब यहाँ से NADH डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स से वो 2 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे ना, तो उनके गुजरने से जो एनर्जी पैदा होगी, उस एनर्जी से हाइड्रोजन आयन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठाकर, ये देखें ये सारा आपको नजर आ रहा है, लेके आया जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इसी तरह जब ये वाला साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो यहाँ से भी इन हाइड्रोजन आयन को गुजारा जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठा के गुजारा जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, यानी लो टू हायर पोटेंशियल। अब साइटोक्रोम C से
इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे और यहाँ से होते हुए वो इधर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएंगे और वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप किया जाएगा ऊपर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे इन तीन जगहों के हम देखें जब NADH की ऑक्सीडेशन होती है तो तीन जगहों पर हाइड्रोजन आयन को पंप किया जा रहा है। यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स से, यहाँ से साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 से और इसी तरह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 से। तो ये हाइड्रोजन आयन को पंप करता है और ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मौजूद हैं ये फिर क्या करते हैं, एक और इंजाइम से गुजरते हैं। उस इंजाइम का नाम है ATP सिंथेज। ये आपको ATP सिंथेज नजर आ रहा है ब्लू कलर में। इसके दो हिस्से होते हैं, ये जो इसकी टेलनुमा पोर्शन है इसे F0 पोर्शन कहते हैं। ये इन हाइड्रोजन आयन को सिर्फ अपने अंदर से गुजारता है। यहाँ पे देखें इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन गुजरते हैं और ये जो स्वॉलन पोर्शन आपको नजर आ रहा है नीचे नोब नुमा जिस तरह कील का ऊपर वाला हेड होता है उसे हम F1 पोर्शन कहते हैं। F1 पोर्शन क्या करता है, वो आने वाले हाइड्रोजन आयन की एनर्जी से ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ADP के साथ एक फास्फेट को जोड़ता है, ADP के साथ फास्फेट, और वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये जो तीन जगह से ये हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं तो यहाँ पे भी फिर ये तीन ATPs यहाँ पे बनती हैं और वो तीन ATPs ATP सिंथेज बनाता है। तो ये हमने सारा प्रोसेस डायग्राम के जरिए देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं केमियोसिंथेसिस। और याद रहे ये जो हाइड्रोजन आयन है इसकी मूवमेंट की वजह से जो ATP बनती है, पहले हाइड्रोजन आयन लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है फिर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ से यानी ऊपर से नीचे आता है। तो हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट की वजह से जो ATP बनती है इसे हम केमियोसिंथेटिक ATP प्रोडक्शन कहते हैं। ये इस प्रोसेस को हम केमियोसिंथेसिस कहते हैं। क्रिटिकल कंसेप्ट में देखें तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटॉन पंप होता है वो स्ट्रोमा से ल्यूमेन में जाता है और हाइड्रोजन डिफ्यूजन जो सी है वो ल्यूमेन से स्ट्रोमा में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोटॉन पंप मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की पंपिंग होती है और हाइड्रोजन की डिफ्यूजन कहाँ पे होती है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे देखें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से नीचे मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की डिफ्यूजन हो रही है। जबकि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में प्रोटॉन पंपिंग साइटोप्लाज्म से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होती है और हाइड्रोजन की डिफ्यूजन है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस से वापस साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी बजट कैलकुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी एनर्जी बजट, कितनी एनर्जी बनती है। जब प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लिहाजा उसमें टोटल 38 ATPs बनते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में 36 ATP बनते हैं। उसकी वजह यह है कि जो सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना, ग्लाइकोलिसिस में दो NADH जो बनते हैं उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है। तो जब वो दो NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं ना तो वो पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाते, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही NADH से, यानी NADH का एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से गुजरता है और वो इलेक्ट्रॉन अंदर जाके उसको FAD पकड़ता है और FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। यानी दो NADH जब वो अंदर आते हैं तो वो अंदर FADH2 की शक्ल में आते हैं। NADH से हमें पता है जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है उसका हाइड्रोजन तो उससे 3 ATPs बनती हैं, लेकिन FADH2 से सिर्फ 2 ATPs बनती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना ये तो NADH की जब ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट हो रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी 3 ATPs बनती हैं। लेकिन जब FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है तो सिर्फ 2 जगह से ये हाइड्रोजन आयन पंप हो रहा होता है तो 2 ATPs बनती हैं। लिहाजा तो यहाँ पे वही प्रोसेस होता है। तो जब NADH बाहर साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में आता है तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 ATPs बनाता है। लिहाजा यूकैरियोटिक सेल में टोटल 36 ATPs बनती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 38 ATPs बनती हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल में 2 कम ATPs बनती हैं। नेक्स्ट ये साइड बॉक्स है, इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ये टेबल है उसमें वही सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। यानी ये जो ग्लाइकोलिसिस की दोनों फेज़ हैं उनमें 2 ATP इस्तेमाल होते हैं, 4 ATP बनते हैं, यानी नेट 2 ATP यहाँ पे बन गए। नेक्स्ट जो 2 NADH हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में ही बने हैं और हमें पता है ये जिस तरह मैं एक्सप्लेन करके आता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगे तो इनसे सिर्फ 4 ATPs बन पाएंगे। नेक्स्ट ये जो 2 NADH हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 1 से 3 और 2 से 6 ATPs बनते हैं। क्रब साइकिल की बात करें तो क्रब साइकिल में 2 ATPs बनते हैं और क्रब साइकिल में बनने वाले 6 NADH से 18 ATPs बनेंगे, 2 FADH2 से 4 ATPs बनेंगे। तो टोटल जो नेट यील्ड होगी वो 36 ATPs होगी यूकैरियोटिक सेल में और 38 होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 38 इस वजह से कि वहाँ पे ये 4 की बजाय 6 ATPs बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये MCQ है, when 1 mole of glucose is broken down to 38 net ATPs per glucose, यानी 1 मोल ग्लूकोज में से हर ग्लूकोज 38 ATPs बनाता है इन द प्रोकैरियोट, देन इट मीन इट गिव्स that % यील्ड। तो कितने % एनर्जी इसमें पैदा हो रही है,
तो ये आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90% एनर्जी इसकी यील्ड हो रही है। मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, ये मेरा अंदाज़ा है, तो आप इसको मज़ीद कन्फर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है, अब इसका लेक्चर मेरा अलहदा से अपलोडेड है, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे डायग्राम में, क्योंकि लेक्चर आगे बहुत लेंथी हो गया है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये एमडी कैट के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये शामिल है, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा इस टॉपिक को। और इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं फर्दर, उनके अलहदा जो इंडिविजुअल लेक्चर हैं वो नीचे मैं लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर का इंतहाई फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।